हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। मैं महेंद्र सिंह, आपका एजुकेटर, आज लेके आया हूं जीके का फास्ट रिवीजन। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी का यानी बीईओ का एग्ज़ाम होना है और जो है एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, ठीक है। जितना भी आज तक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, वही परीक्षा में काम देने वाला है। और साथ में करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम जो है उसी के तहत आपका जो है रिवीजन करवाने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इन्हीं में से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, और आपको भी अपने आप को जज करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए थे, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन दिया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मूल्य दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखिए, आपको तो पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और गांधी जयंती और गांधी जी किसके अहिंसा के पुजारी थे। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, आज हम जो है व्याख्या कम करेंगे क्योंकि हमको फास्ट जो है 20 क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में निम्न में किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती। इस जो है सेंटेंस पर ध्यान रखिए, बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती। पहला है रक्षा के लिए, या फिर प्राकृतिक संकट में, या फिर समेकित निधि में, या फिर आकस्मिकता निधि में, ठीक है। तो आपको भी आंसर करते चलना है साथ में। तो प्रश्न नंबर जो 2 है उसका सही आंसर होगा प्राकृतिक संकट में, ठीक है। बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत किसमें नहीं होती है? तो प्राकृतिक संकट यानी प्राकृतिक आपदाएं जब आ जाती हैं तो उस पर कोई बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती, वह इमरजेंसी होती है और वहां पर जो है राहत कार्य के लिए हमें पैसा खर्च करना ही पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। साथ में देखिए, वीडियो के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी 16 अगस्त तक हम आपके साथ रहेंगे और डेली ऐसे ही क्लासेस लाते रहेंगे और आपका रिवीजन कराते रहेंगे, ठीक है। और आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भी परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। ट्यूबरकुलोसिस आप लोग जानते होंगे, टीबी हो जाती है ना फेफड़ों में, और जो है मनुष्य को, तो टीबी का जो है उसी का वायरस का नाम पूछा गया है। जो ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है वह किससे होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है माइकोबैक्टीरियम एवानिन द्वारा, या फिर स्टेफाइलोकोकस द्वारा, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, या फिर स्पेक्ट्रोकोकस द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, ठीक है। तो टीबी के वायरस का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन दिया है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, या फिर गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु अंगद, ठीक है। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न दिया है कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है एम्पियर, या फिर कूलाम, आईएसयू, या फिर केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि कूलाम, ठीक है। वैद्युत आवेश का सही जो मात्रक है एसआई मात्रक वह कूलाम होता है, बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि साइंस से भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वहां पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल देने को क्या कहते हैं? मतलब कि आपको समझा दें कि ठोस अपशिष्ट जो होता है उसको एक गड्ढा बनाया जाता है, उसको उसमें भर दिया जाता है कूड़ा कचड़ा सब, और ऊपर से मिट्टी से उसको दबा दिया जाता है एक लेयर में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। यह खाद बनाने की एक प्रक्रिया होती है, आप लोग जानते होंगे। तो ऑप्शन दिए हैं कि सैनिटरी लैंड फिलिंग, या फिर ओपन डंपिंग, या फिर कंपोस्टिंग, या फिर इंसिनरेशन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कंपोस्टिंग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कंपोस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओपन डंपिंग।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओपिंग डंपिंग, ना कि कंपोस्टिंग। कुछ लोगों ने कंपोस्टिंग भी लगाया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 7, पादपों में मूल, ये कि कूल जो गलती से हो गया है, इसमें मिसप्रिंट है ये। ठीक है, ये मूल है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, या फिर श्वसन, या फिर स्वेदन, या फिर परासरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह परासरण होगा। ठीक है, पादपों में जो मूल रोमों द्वारा जल को अवशोषित करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है कि मूत्र का असामान्य घटक क्या है? मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो ऑप्शन है यूरिया, क्रिएटिनिन, या फिर एल्ब्यूमिन, या फिर सोडियम। तो इसका जो सही आंसर होगा एल्ब्यूमिन। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मूत्र का असामान्य घटक क्या है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? क्या तो ऑप्शन दिया है पुत्रजया और शेरेम्बन और ताइपिंग, या फिर इपोह। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पुत्रजया। मलेशिया की जो प्रशासनिक राजधानी है उसे पुत्रजया कहते हैं, पुत्रजया। ठीक है, इसी तरह भारत की जो आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जबकि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति पूछा गया है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन दिया है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? जब दूध को मथा जाता है तो जो क्रीम यानी कि जो मक्खन होता है वह अलग हो जाता है, उसका कारण क्या है? क्या घर्षण बल के कारण ऐसा होता है? ऑप्शन दिए हैं कि घर्षण बल के कारण ऐसा होता है, या फिर अपकेंद्री बल, या फिर गुरुत्व बल, या फिर श्यान बल। तो इसका सही आंसर होगा अपकेंद्री बल। याद रखेंगे, दूध को मथने पर जो क्रीम अलग हो जाती है उसका कारण क्या होता है? अपकेंद्री बल के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत में अधिकतम कृषि योग्य भूमि घेरने वाली फसल है कौन सी है? देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये चावल नहीं चावल है। अगला ऑप्शन जो दिया है गेहूं, या फिर चना, या फिर अलसी। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चावल। ठीक है, पूछा क्या गया, ध्यान रखेंगे, उत्पादन नहीं पूछा है, अधिकतम कृषि योग्य भूमि घेरने वाला। जो कृषि योग्य भूमि अधिक कौन सा फसल घेरती है? तो वह चावल है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हेमेटाइट, बी बॉक्साइट, सी मैग्नेटाइट, या फिर डी सिडेराइट। तो एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम का अयस्क पूछा गया है, इसमें क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये। ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आप लोगों को पता भी होगा, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का आंसर आप लोगों को बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, यही पूछा गया इसमें। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने % पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन दिया है एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका ठीक इस सबसे आर्द्र महाद्वीप कहलाता है। अगला, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा दबा लीजिए, क्योंकि 16 तारीख तक हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी क्लास लाते रहेंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कराते रहेंगे सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो 16 अगस्त की तैयारी में बिल्कुल से लगे हैं
और आई थिंक आप लोग अच्छे से तैयारी कर ही रहे होंगे। अब बस रिवीजन का टाइम बचा है, और जो भी पढ़ा है आज तक आपने नोट्स बनाए हैं, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। तो ऑप्शन दिया है विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट या तो फिर प्रोटीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह जो है सबसे पहले हम लोगों को ऊर्जा देता है। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर 17 हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो या तो समुद्रगुप्त से, या फिर स्कंदगुप्त, या विक्रमादित्य, या राणागुप्त। तो इसका सही आंसर होगा जो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18 दिया है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो ऑप्शन दिया है जनवरी से फरवरी के दौरान, अप्रैल से मई के दौरान, या फिर जून से जुलाई के दौरान, या फिर अक्टूबर से दिसंबर के दौरान। देखिए खरीफ की फसल कब होती है? बारिश के सीजन में होती है। ठीक है, जो धान की खेती है वह क्या खरीफ की फसल में आती है। तो यह जो बुआई होती है वह जून से जुलाई के मध्य होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी के साथ अप्रैल और मई के दौरान जो बुआई होती है उसे जायद की फसल कहते हैं, जैसे ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, है ना, इस तरह की चीज़ें उगाई जाती है ना, परवल वगैरह। और जनवरी और फरवरी के दौरान कोई फसल नहीं होती है, क्योंकि रबी की फसल जो है वहाँ तब तक बड़ी हो जाती है। और अक्टूबर से दिसंबर के मध्य जो है रबी की फसल, यानी सर्दी की शुरुआत में रबी की फसल जैसे गेहूँ, सरसों, चना, इस तरह की चीज़ें बोई जाती हैं। ठीक है, तो यह रबी की फसल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 दिया है कि हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है। ऑप्शन ए रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, या फिर कबड्डी से। तो जो हाथरस और कानपुर की परंपराओं का संबंध है किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए रंगमंच से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसे झीलों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, या फिर जापान, या फिर ब्रिटेन, या फिर पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है ना, याद रखेंगे। और पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप लोग हमारे साथ बने रहिए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम 16 अगस्त तक आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस लाने वाले हैं, और ऐसी क्लासेस लाने वाले हैं, और इससे भी और अच्छे गुणवत्तापूर्ण क्वेश्चन लाने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में 16 अगस्त की परीक्षा में आपको बहुत ही सहायता करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और आपकी जो क्लासेज है वो मिस ना हो। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम आपको इम्पॉर्टेंट PDF नोट्स भी जो है उपलब्ध करा देंगे। साथ में आई बटन में हमने पुरानी क्लासेस भी दे दी हैं, आप वहाँ से GK के डोज की क्लासेज जो हमने चला रहे हैं उनको भी देखते चलिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो है 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।